When was the first time you came across a posh case? वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट केस था। उनका ये एलिगेशन था कि एक नाइट शिफ्ट के दौरान जो ये सीनियर एम्प्लॉय हैं ये कैफेटेरिया में गए और उन्होंने उनके प्राइवेट पार्ट्स पर टच किया। ऑन दी अदर हैंड जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई थी उन्होंने उन एलिगेशंस पे अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रादर उन्होंने लूप होल्स निकालने चालू कर दिए। 80% आपको बता रही हूँ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी कंप्लेनेंट को एक पुअर परफॉर्मेंस फीडबैक मिला एंड उनको ये एंटिसिपेट हो रहा है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, तो वो अपने बॉस के अगेंस्ट ही सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उनके साथ कुछ अभद्र हरकत जो है, वो जो दूसरा स्टूडेंट था वाज क्वाइट इलस्ट्रियस स्टूडेंट इन दैट यूनिवर्सिटी। लड़की काफ़ी आउटरेज थी, एक्शन लेना भी चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता से इस बात पे विचार विमर्श किया वो उतने सपोर्टिव नहीं थे। Is it mandatory कि ये प्रेमाइसेस के अंदर ही होना चाहिए? आपकी जो चार दीवारी है ऑफिस की उसमें ही कोई इंसिडेंट हो वही रिपोर्ट हो, ये इंटेंशन नहीं है लॉ का। सो अगर आप किसी सेमिनार में जा रहे हो अपनी एक फीमेल कलीग के साथ, वहाँ पे आपने कुछ ऐसा एक्शन किया विच इज अनवेलकम बाय हर एंड विच इज ऑफ सेक्सुअल नेचर, वुमन कैन स्टिल रिपोर्ट दैट बिफोर द इंटरनल कमिटी। मेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हुआ एंड देन ही हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, ऐसे कभी हुआ है? मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत कम केसेस देखे हैं ऑफ मेन रिपोर्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, नॉट बिकॉज दे आर नॉट सफरिंग बट बिकॉज जब वो अपने फ्रेंड्स में सबसे पहले कन्फाइड करते हैं तो उनके दोस्त ही हंस पड़ते हैं उन पे। 2-3 पॉइंटर्स आप क्या डालने बोलते हो कि हाँ ये तो डालो ही आप? मैं तो आजकल एक नई चीज़ भी नोटिस करने लगी हूँ कि लोग चैट जीपीटी यूज़ करके पॉलिसीज़ बनाते हैं। 80% ऑफ द केसेस यूजुअली जेन्युइन तो नहीं होते आपके पास जो आए थे। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो पूरा एक्ट भी है पॉश का, एंड ये सब जो केसेस भी हो रहे हैं, लाइक आई वांट एवरीवन टू नो द रियलिटी ऑफ दिस एंड इससे क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, एंड जो भी विक्टिम्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो रहा है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, विक्टिम्स क्या कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। सो बिफोर वी जस्ट डेल्व डीपर इनटू दिस टॉपिक, एक बार क्विकली आप आपके दोनों के बारे में ऑडियंस को बता दोगे कि आपने ये मैटर में क्या एक्सपर्टीज बिल्ड की है, सो दैट वी कैन टेल एवरीवन अबाउट यू। सो मैं एक लॉ फर्म में काम करती हूँ, खेतान एंड को, एंड वहाँ पे स्पेसिफिकली मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज एम्प्लॉयमेंट लॉ। सो एम्प्लॉयमेंट लॉ में ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ को लेके जो भी इश्यूज होते हैं हम उसको डे इन एंड डे आउट डील करते हैं, एंड पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन। सो ये एक टॉपिक बहुत कोर सब्जेक्ट एरिया है मेरी प्रैक्टिस का, और एज पार्ट ऑफ दैट काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हमारे पास आती हैं। ऑब्वियसली ये कंप्लेंट्स जब वर्कप्लेस से रिलेटेड हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरनल कमिटी ही इन कंप्लेंट्स को देख सकती है। तो मैं एज एन एक्सटर्नल एडवाइज़र डायरेक्टली इन मैटर्स को नहीं देख सकती, बट व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं सपोर्ट करूं इंटरनल कमिटीज़ को ताकि वो सही तरह से इन कंप्लेंट्स को इवैल्यूएट कर सकें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंटरनल कमिटीज़ में कौन होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं विद वन एक्सटर्नल मेंबर। सो उन एम्प्लॉयज़ के पास भी वेयर विद ऑल अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिविटी कभी कभी नहीं होती है टू अंडरस्टैंड दीज मैटर्स, एंड लॉ डायमेंशन समझना कि कैसे कोर्ट डिसीजंस इस लॉ को शेप कर रहे हैं, वो नॉलेज उनको होती नहीं है। सो कहीं ना कहीं मैं उस गैप को एड्रेस करती हूँ कि आई एम ट्रैकिंग एज अ लॉयर कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैसे उन्हें अपनी इंक्वायरीज करनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे स्टेप इन करके उनको एडवाइस करती हूँ एट द बैक एंड, सो दैट दे आर एबल टू रेंडर जस्टिस इन दैट मैटर। सो ये मेरा प्राइमरी रोल होता है एज अ लॉयर इन अ लॉ फर्म। बट इन एडिशन टू दैट कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं एज एन एक्सटर्नल मेंबर इंटरनल कमिटी का पार्ट हूँ। सो उस तौर पे मुझे भी डायरेक्टली कंप्लेंट्स को इवैल्यूएट करने का मौका मिलता है। सो दैट्स अ सेपरेट रोल जो मैं पर्सनल लेवल पे करती हूँ, बट दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई गेट टू डू। एंड आपने ये टॉपिक पे एक बुक भी लिखी है, राइट? यस, तो उसके बारे में बता सकते हैं? या सो इस बुक का नाम है सेक्स बेस्ड हैरेसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, एंड ये कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग ने पब्लिश किया है। एंड इस बुक के थ्रू मैं
एक आम रीडर जो समझना चाहता है कि लॉ आज की डेट पे कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उसे सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड ही समझना कि उसके क्या डायमेंशंस होते हैं, कब कोई चीज़ हैरेसमेंट से सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाती है. सो वो सब समझाना मैंने उस बुक में कोशिश करी है करने की. सिमिलरली कुछ ऐसे डायमेंशंस कि आप रिपोर्ट कैसे करते हो एक कंप्लेंट को, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये मेरा राइट फोरम है जहाँ पे मुझे कंप्लेंट रखनी चाहिए. सो वो सब एस्पेक्ट्स भी मैं कवर करती हूँ. सो एक एम्प्लॉयर इस बुक को पढ़ना चाहता है तो उनके लिए भी यूजफुल है. एक वुमन वर्किंग इन अ वर्क प्लेस, डेफिनेटली अ मस्ट रीड फॉर हर एज वेल. एंड जो इंटरनल कमिटीज इन कंप्लेंट्स को देखती हैं, ऑब्वियसली हेल्प्स देम, बिकॉज मैं उनको वो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हम देखते हैं कोर्ट डिसीजंस के थ्रू, वो उनके सामने लाके रखती हूँ इन दिस बुक. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. Awesome. कुशल, मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ प्राइमरीली, दो आई प्रैक्टिस अक्रॉस एरियाज, बट प्राइमरीली माई फोकस इज क्रिमिनल लॉ. इन दैट ऑल्सो आई मोस्टली डील विद एंटी करप्शन लॉज. भी मेरे को पहले मैं खैतान में काम करता था कुछ टाइम तक, उसके बाद अभी मैं लिटिगेशन जो है कोर्ट रिलेटेड वर्क दैट आई बीन डूइंग फॉर अबाउट 7 years. और उसमें काफ़ी क्रिमिनल मैटर्स में कई बार वी एंड अप डीलिंग विद मैटर्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. दैट कई हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो वर्क प्लेस में ही हरासमेंट हुआ है तो इंटरनल जो उनके मैकेनिज्म है उसी को ही परस्यू किया जा रहा है. कई बार वो कोर्ट में भी डायरेक्टली चले जाते हैं लोग, और कैसे वो प्ले आउट करता है उसमें हम नेविगेट करने में हेल्प करते हैं. आई थिंक दीक्षा इज अ एक्सपर्ट इन द सेंस दैट उन्होंने एक स्कॉलरली तरीके से सब्जेक्ट को स्टडी किया है, हर डायमेंशन से, हर एंगल से. मेरा रोल मोस्टली हैज बीन दैट ऑफ एन एडवोकेट, वेयर आई बीन बेसिकली परस्यूइंग द कॉज ऑफ वन पर्सन, चाहे उसमें वो विक्टिम हो सकते हैं, कंप्लेनेंट हो सकते हैं कुछ केस में, कुछ केसेस में वो एक्यूज्ड हो सकते हैं. ये 1997 में हुआ क्या था केस, एंड देन व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से? सो ये काफ़ी लैंडमार्क डिसीजन है जिसका नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इस मैटर में कई बार लोग सोचते हैं कि विशाखा इज़ द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, बट वो एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है. और उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी क्योंकि एक सोशल वर्कर थी राजस्थान में जिनका ब्रूटल गैंगरेप हुआ था. एंड विशाखा और उनके साथ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये पहल रखते हुए कि एक लॉ स्पेसिफिकली वर्क प्लेस रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट को डील करने के लिए आनी चाहिए. बिकॉज आज मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइमरीली एक ही रिकोर्स होता था किसी भी कंप्लेनेंट के पास कि वो क्रिमिनल लॉ में जाए और पुलिस के सामने अपना ग्रीवांस रखे. लेकिन बहुत रिपोर्ट्स में भी आ रहा था कि पुलिस इनफैक्ट कभी कभी हेल्प करने की जगह जिस तरह के वो सवाल पूछते हैं या जिस तरह का हैरेसमेंट होता है इन द पुलिस स्टेशंस, तो उसकी वजह से कई बार औरतें हिचकिचाती हैं कि वो क्रिमिनल लॉ रूट में जाएं. तो एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर ही इस तरह की कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जा सके. सो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो रेगुलर रोल है उनका, जो कि है लॉ को इंटरप्रेट करना, तो उससे हट के उन्होंने एक लॉ एक तरह से डिज़ाइन करी और काफ़ी सारी गाइडलाइंस लेके आए उस पर्टिकुलर जजमेंट में, जिसमें उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइवेट एम्प्लॉयर पे रखा, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर पे, कि आपको एक इंटरनल कमेटी फॉर्म करनी होगी जिसमें आपके मिनिमम 4 मेंबर्स हैं, उनमें से हाफ हैव टू बी विमेन, एंड एक एक्सटर्नल पर्सन होना भी ज़रूरी है. और ये कमेटी ही सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स को इंक्वायर करेगी. साथ ही साथ एम्प्लॉयर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तरह से सेंसिटाइजेशन वो करें अपनी वर्क प्लेस पे कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो ही नहीं टू बिगिन विद. सो वो अवेयरनेस लाना अपनी वर्कफोर्स में, इंटरनल कमेटी को इतना सक्षम बनाना कि वो इस तरह के कंप्लेंट्स देख सकें, तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर का है. साथ ही साथ अगर कोई थर्ड पार्टी हैरेसमेंट हुआ है, जिसका मतलब ये कि वर्क प्लेस उस ऑर्गेनाइजेशन की है पर जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया वो उनका खुद का एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसे केसेस में वुमन को असिस्टेंस देना कि वो सही फोरम पे जाएं. अगर उन्हें पुलिस केस फाइल करना है तो वो कर सके, तो वो असिस्टेंस भी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो ये एक और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन गाइडलाइंस में मेंशन थी. और आप आज जो पॉश एक्ट देखते हो 2013 में जो आया था,
सो उसका शेप एंड फॉर्म काफ़ी सिमिलर है टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस. सो एक तरह से जहाँ पे लॉ नहीं थी, जैसे अजय बता रहे थे कि जहाँ पे लॉ नहीं होती है वहाँ पे एक तरह से कोर्ट आके स्टेप इन कर रहा है टू एंश्योर कि women have the right forum to voice their concerns. तो वो उस लैंडमार्क जजमेंट में हुआ था. एंड इसमें आपके दोनों के पूरे करियर में व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू केम अक्रॉस अ पॉश केस एंड आपने उसको कैसे डील किया था, लाइक वो केस में क्या हुआ था एंड हाउ डिड यू डील विद दैट केस? सो कुशल, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट केस था जिसमें एक कंप्लेनेंट ने एक सीनियर एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी थी. वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड नहीं थी, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पे डिप्लॉयड थी. तो एक एजेंसी ने उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया था उनकी पैंट्री में काम करने के लिए. तो उनका ये एलिगेशन था कि एक नाइट शिफ्ट के दौरान जो ये सीनियर एम्प्लॉय हैं ये कैफेटेरिया में गए और उन्होंने उनके प्राइवेट पार्ट्स पर टच किया. और जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे कोई विटनेस नहीं था देखने के लिए और सीसीटीवी कैमरा उस कैफेटेरिया में था नहीं, तो कोई एविडेंस एज सच था नहीं, पर वो दावे के साथ ये कह रही थी कि उनके साथ ऐसा हुआ है. ऑन दी अदर हैंड जब ये कंप्लेंट कमिटी ने फॉरवर्ड करी अक्यूज्ड को, जिसको हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं लॉ में, जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई थी, तो उन्होंने उन एलिगेशंस पे अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. रादर उन्होंने लूपहोल्स निकालने चालू कर दिए इन द वे कंप्लेनेंट ने अप्रोच किया इस मैटर को. तो उन्होंने एक पॉइंट ये सामने रखा कि कंप्लेनेंट ने फर्स्ट टाइम जब ये मैटर रखा कमिटी के सामने, तब वो एक डिटेल्ड कंप्लेंट नहीं थी, वो एक सिंपल लाइन उन्होंने लिखी थी कि मेरे साथ शोषण हुआ है, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और इस आदमी ने किया है. और रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि कमिटी ने फिर रीच आउट किया कंप्लेनेंट को और उनको समझाया कि एक डिटेल्ड कंप्लेंट जरूरी है, तभी हम एक प्रॉपर इंक्वायरी कर पाएंगे. उसके बाद जाके कंप्लेनेंट ने एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल करी जिसमें उन्होंने बताया कि कब, कहाँ और क्या हुआ. सो रिस्पोंडेंट का ऐसा कहना था कि एक तरह से कमिटी ट्यूटर कर रही थी कंप्लेनेंट को टू क्रिएट अ कंप्लेंट एंड इट वाज नॉट अ जेन्युइन कंप्लेंट, ऐसा उनका कहना था. दूसरी चीज जो उन्होंने सामने रखी वो ये कि वाइल ऑब्वियसली उनका रोल डिफरेंट था कंपनी में, पर वो देखते थे कि कंप्लेनेंट काफी सारे ऑफिस बॉयज के साथ हंसी मजाक करती थी. एक ऑफिस बॉय ने उनके कंधे पे हाथ रखा एंड उन्होंने कभी हेजिटेट नहीं किया. तो रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि मैं इतने सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरा एक फ्लॉलेस करियर रहा है, वेयरएज ये जो कंप्लेनेंट है इनका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है बिकॉज ऑफ द वे शी इंटरेक्ट्स विद मेल कलीग्स. सो ये सब पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे थे. नाउ द इंटरनल कमिटी वाज फेस्ड विद अ वेरी टफ सिचुएशन, क्योंकि दोनों साइड ने अपना पॉइंट तो रख दिया पर किसी के पास भी एविडेंस नहीं है टू शो कि या तो वो इंसिडेंट हुआ है या फिर वो इंसिडेंट नहीं हुआ या फिर रिस्पोंडेंट उस प्रेमाइसेस में ही नहीं थे जब ये चीज़ अलेजिडली हुई. तो ऐसे में उन्होंने हमें अप्रोच किया एंड हमने उनको यही एडवाइस किया कि ज़्यादातर इंसिडेंट्स बिहाइंड क्लोज डोर ही होते हैं, तो आपके पास कभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा. सो योर नेक्स्ट जॉब शुड बी कि आप दोनों से बात करो इंडिविजुअली और डिटेल में उनका वर्जन ऑफ इवेंट्स समझने की कोशिश करो. तो उन्होंने दोनों पार्टीज के साथ मीटिंग्स बुलाई. कंप्लेनेंट ने मीटिंग के दौरान काफ़ी और चीज़ें बताई. उन्होंने एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स रखा सामने कि कैसे उनको टच किया गया था और ये कितने बजे हुआ था. तो सब कुछ काफ़ी उन्होंने डिटेल में बताया. उन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी कि जो कैफेटेरिया से बाहर निकली थी वो काफ़ी डिस्ट्रेस सिचुएशन में थी और किसी ने उनको उस हालत में देखा था और उनसे पूछा था कि वो इतना पैनिक क्यों कर रही हैं, इतना डिस्ट्रेस्ड क्यों हैं. एंड तब ये जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने कन्फाइड किया उस पर्सन पे. तो कमेटी ने उस पर्सन को भी बुलाया, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ उन्होंने उस टाइम पे ये होते हुए देखा था, मतलब इंसिडेंट होते हुए नहीं देखा था बट उस कंप्लेनेंट को बाहर निकलते हुए देखा था एक काफ़ी डिस्टर्ब सिचुएशन में. ऑन दी अदर हैंड रिस्पोंडेंट के साथ जब कमेटी ने मीटिंग रखी तो उस टाइम पे वो कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे थे एलिगेशंस, पर उसके बियॉन्ड वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे कि वो थे ही नहीं उस जगह पे, या अगर थे भी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो एक तरह से जो कंप्लेनेंट का वर्जन निकल के आ रहा था इन द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी वो काफ़ी क्रेडिबल था. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉश एक्ट का कुशल कि एट द एंड ऑफ द डे कंप्लेनेंट को ये प्रूव नहीं करना कि उसका केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, मतलब ये चीज़ हुई है और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नहीं होता है.
तो जब पॉश एक्ट के अंदर कंप्लेंट्स आती हैं, आपको बस ये प्रूव करना होता है कि प्रोबेबिलिटीज अगर हम अप्लाई करें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नॉट हैपनिंग. तो उस बेसिस पे इंटरनल कमिटी इस कंक्लूजन पे आई कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज मच हायर. एंड सो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसमें रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इनका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर देना चाहिए. और एम्प्लॉयर को लॉ में ये ऑब्लिगेशन है कि इंटरनल कमिटी जो भी रेकमेंड कर रही है दे हैव टू अप्लाई इट. तो उस इंडिविजुअल को नौकरी से निकाल दिया गया था. कुशल, दिस मैटर गेव मी अ लॉट ऑफ इंसाइट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कैसे इंक्वायरीज होती हैं, पर ऑल्सो कि इसमें कोई विनर नहीं होता है, राइट. तो वो जो कंप्लेनेंट थी, भले उनको जस्टिस मिली, बट इस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ और भी हुआ उनके साथ. उनकी एजेंसी को मालूम चल गया कि उन्होंने इस तरह की कंप्लेंट फाइल करी है, और एजेंसी बहुत घबराई हुई थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ खत्म हो जाएगा. तो उन्होंने कंप्लेनेंट को नौकरी से निकाल दिया. साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट थे, डायरेक्ट एविडेंस तो उनके पास कुछ था नहीं, बट वो कैरेक्टर विटनेस लेके आ गए थे. मतलब उन्होंने 3-4 लोगों के नाम मेंशन किए कि आप इन लोगों से पूछ सकते हो कि मेरा कैरेक्टर फ्लॉलेस है. एंड इस प्रोसेस में जिन लोगों को उन्होंने रीच आउट किया, उनको इस कंप्लेनेंट की सारी डिटेल्स बता दी कि XYZ ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उन 3-4 लोगों ने और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को फैला दिया. तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जो मेंटेन करनी होती है, किसी ने यहाँ पे मेंटेन नहीं करी. तो जो स्टिग्मा था, शी वॉज लिविंग विद इट डे इन एंड डे आउट. और इंक्वायरी में लगभग कुछ 80 डेज लग गए थे कंप्लीट होने में. सो 80 डेज शी वेंट थ्रू दैट. सो देन एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस रियली हुआ है, नहीं हुआ, that's questionable. But at the end of the day, law ने at least step in किया to at least give her a forum, to at least give some form of justice. So that's how criminal law जो चीज़ नहीं कर पाता, वो पॉश एक्ट कर पाता है. Because criminal law में आपको बताना होता है कि ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है. So वो चीज़ आपको एटलीस्ट यहाँ इस्टेब्लिश नहीं करनी होती है. ये कब हुआ था, कौन से ईयर में? कुशल, ये आई थिंक मेरा वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू केसेस थे. सो आई थिंक 2019 में हुआ था. Okay. Yeah. And is this the reason that lot of people are afraid to file complaints also? क्योंकि उनके अगेंस्ट भी लाइक उनको ऐसे लगता है अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई या तो उनका जॉब भी खतरे में हो सकता है, तो बहुत लोग नहीं फाइल करते कंप्लेंट्स. ऐसा भी होता है? Absolutely, Kushal. In fact, I, in a way regret also saying this कि जितने मेरे पास केसेस आते हैं उसमें 80% केसेस जेन्युइन नहीं होते हैं. और जो रियल केसेस हैं जहाँ पे किसी ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया सेक्सुअल हैरेसमेंट को, वो लोग रिपोर्ट नहीं करते. तो एक रीज़न यही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है. दूसरा, इट्स एन इंटरनल कमिटी, राइट. तो आपके ही कलीग्स इंटरनल कमिटी के मेंबर्स हैं, राइट. उनके सामने आपको पूरा इंसिडेंट रिविजिट करना होता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ आपका वर्जन ऑफ इवेंट्स ही है. प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ तो कई बार होता ही नहीं है आपके पास. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज about the incidents that have happened with you. तो वो description over and over repeat करना is a very very difficult task. So mental health के reason से भी कई बार women avoid करते हैं कि छोड़ो, इससे अच्छा नौकरी छोड़ देते हैं, and we will join some other organization. So that is sometimes an easy recourse to preserve somebody's mental health. So वो चीज़ होती है. और ये जो मैं 80% आपको बता रही हूँ केसेस, ये ऐसे होते हैं जहाँ पे सपोज किसी कंप्लेनेंट को एक पुअर परफॉर्मेंस फीडबैक मिला एंड उनको ये एंटिसिपेट हो रहा है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, तो वो अपने बॉस के अगेंस्ट ही सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि भाई जब तक ये कंप्लेंट एड्रेस हो रही है, जब तक इस पर इंक्वायरी हो रही है, एटलीस्ट तब तक के लिए मेरी नौकरी बची हुई है, तब तक मैं फिगर आउट कर लूँगी अपना कोई और रिकोर्स, कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी इफ पॉसिबल. सो कई बार इस तरह के केसेस बहुत आते हैं कुशल. सो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि जिन लोगों को लॉ टारगेट करना चाहती है, जिनके लिए वो आई है, उन तक अभी भी लॉ फुली पहुंच नहीं पाई है बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स. आपके केस में कुशल, जो पहला केस एज अ प्रोफेशनल मैंने डील किया जिसके साथ, लगभग 2018 की बात होगी, जब मैं इंडिपेंडेंटली हैड स्टार्टेड वर्किंग. एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट who was on the verge of basically graduating, उनके साथ
कुछ अभद्र हरकत जो है एक किसी को स्टूडेंट ने की थी। अब उसमें वो जो दूसरा स्टूडेंट था काफी was quite illustrious student in that university and had bagged like a huge job offer which the university was very proud about, as you know these highlighted cases जो कि आप एडवर्टाइज करते हैं एज अ यूनिवर्सिटी की, देखिए ये हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे। तो उस तरीके का प्रोफाइल था जो एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट उस केस में थे। अब इसमें क्योंकि महिला जो थी उनको भी इमीडिएटली ग्रेजुएट होके काम करना शुरू करना था, एंड आई थिंक जो दीक्षा कह रही हैं काफी सही है कि ये समझना कि कब न्याय हुआ है और न्याय क्या है वो अपने आप में एक बड़ा पेचीदा सा सवाल हो जाता है, जो कि मैंने इस केस में बहुत गहनता से उस चीज को समझा। उनको प्रोसेस करने में उस चीज को कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, हाउ कुड समवन इन अ वेरी एक लिबरल जो स्पेसेस बन गई हैं टॉप यूनिवर्सिटीज जो देश की हैं, कि वहां पे ऐसी हरकत कैसे की जा सकती है, हाउ कैन समवन डू दिस। तो उनको थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगा। बाय द टाइम शी डिसाइडेड टू कन्फाइड इन पीपल एंड यू नो टेक सम स्टेप्स। अच्छा, अब इसमें एक दूसरा पहलू कुशल ये हो जाता है कि हम इसको सिर्फ एक वर्क प्लेस हरासमेंट के पहलू से समझते हैं कि ये सिर्फ वर्क प्लेस तक ही सीमित है, लेकिन जब आप एक बार पीड़ित हो जाते हैं वो आपकी पर्सनल स्फेयर में भी चला जाता है। इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली ऑल्सो। आप पीड़ित हैं, आप हो सकता है एक्स करना चाहें, आप मतलब हो सकता है उसमें कार्रवाई करना चाहें, लेकिन हो सकता है आपके माता पिता या आपके जो हस्बैंड है वो हो सकता है उसके फेवर में ना हो, क्योंकि जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी वाला एस्पेक्ट जिसकी बात दीक्षा कर रहे थे, कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ पीड़ित की नहीं ब्रीच हो रही है, एक तरीके से फैमिली भी अपने रेपुटेशन को सोसाइटी में उस चीज के साथ एसोसिएट करती है, तो उनको लगता है कि हम भी इसमें ड्रैग हो रहे हैं, तो समटाइम्स वो रिफ्ट या कन्फ्लिक्ट जो है वो भी आ जाती है। तो इस केस में ऐसा ही था कुछ कि लड़की काफी आउटरेज थी, महिला जो थी वो काफी आउटरेज थी एंड वो एक्शन लेना भी चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता से इस बात पे विचार विमर्श किया वो उतने सपोर्टिव नहीं थे। तो ये टू एंड फ्रो जो है वो चलता रहा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे शहर में रहती थी, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन बैठ के उसी मुद्दे पे बात करके एक सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। आप अपना कोर्स भी जो है, काम बाकी का जो है, आप उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, तो बीच में ये कन्वर्सेशन जो है वो चलती गई। और इतने में जो लिमिटेशन पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, वो एक्सपायर हो गया। कितना होता है लिमिटेशन? तो नॉर्मली आपको 90 दिन के अंदर जो है कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर आपके पास वैलिड रीजंस हो तो आपको 90 दिन का एक्सटेंशन जो है उसमें और दिया जा सकता है। अब इसमें जो उनकी इंटरनल पॉलिसी थी यूनिवर्सिटी की, जहां तक मुझे याद है, आई थिंक एक्सटेंशन का प्रावधान शायद मिसिंग था उसमें, जो कि कानून में क्लियरली दिया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा यूजीसी गाइडलाइंस का भी आई थिंक इंटरप्ले था। तो जब वो मेरे पास आई, क्योंकि उनकी कंप्लेंट बाय द टाइम शी फाइल्ड इट with the university rejected it on the basis of it being barred by limitation, कि ये आपने जो समय सीमा इसके लिए दी गई है उसके अंदर आपने कंप्लेंट जो है वो दायर नहीं की है। वर्बली उन्होंने शायद वो चीज ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दी थी प्रोफेसर्स को, पर ये भी एक बड़ी जरूरी चीज है कि इस एक्ट में, ये कानून जो है, आपको कंप्लेंट लिखित में करनी होगी। जब तक आप लिखित में कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो प्रोसेस दिया गया है दैट विल नॉट बी सेट इन मोशन। सो ये बहुत जरूरी है कि काफी बार लोगों को लगता है कि मैंने तो हायर अप्स के साथ ले ली, मैंने अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बता दिया, मैंने उसके भी सीनियर को बता दिया जाके, और कई बार लोग झिझक भी रहे होते हैं कि ठीक है आमने सामने बात करना आसान है, लिख के दूंगी तो ये बिल्कुल ऑन पेपर आ गया, पता नहीं कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारी आपके दिमाग में भी एप्रीहेंशंस रहती हैं। तो इसकी वजह से कई बार लोग लिखित में नहीं देते। वैसे ही इस केस में भी उन्होंने कुछ प्रोफेसर्स के साथ या जो भी सीनियर्स थे उनको ये बात बताई थी, लेकिन लिखित में कंप्लेंट जो है वो टाइम बार्ड हो गई थी। तो वो मेरे पास बेसिकली इसलिए आए थे कि हम हाई कोर्ट जा सकें और यूनिवर्सिटी को निर्देश दे सकें कि वो इसको कंसिडर करें। कुशल, लगभग आई थिंक 40-45 दिन मेरी उनसे वार्तालाप जो है वो होती रही,
इस पे हम काम करते रहे, बट एंड में उन्होंने डिसाइड किया कि शी विल नॉट गो अहेड विद दिस, दैट शी डजंट वांट टू, व्हाटएवर इट वाज मोस्ट लाइकली टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि परिवार के दबाव आप कहिए या इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, दबाव हो सकता है हर केस में ना हो, कई बार आप कन्विंस भी हो जाते हैं, तो उसमें आके उन्होंने चूज किया कि शी विल नॉट परस्यू दिस। सो दीक्षा, इसमें आपने स्टार्टिंग के आंसर में बताया था कि हरासमेंट से कैसे सेक्सुअल हरासमेंट में जाते हैं, वो भी ये एक्ट बेसिकली कवर करता है। एंड इस पे बहुत ज्यादा केसेस भी हो गया है अज्यूम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरासमेंट एंड देन क्या एक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दिस विल गेट कवर्ड अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। तो कैन यू लाइक ब्रेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? सो कुशल, अगेन हैरेसमेंट तो बहुत तरह का हो सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए आपको ये दिखाना जरूरी है कि एक तो वो अनवेलकम एक्ट था, यू डिडंट इनवाइट दैट, यू डिडंट अप्रिशिएट दैट, एंड ऑल्सो इट वाज ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल अंडरटोन्स ओवरटोन्स उसमें थे। अभी हमने एक बहुत रीसेंट केस देखा था जहाँ पे एक कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेंट फाइल करी कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट था उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड फ्यू मेंबर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी और जो रिस्पोंडेंट जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई थी वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वॉल्व थे ऑफ दैट इवेंट। सो उनका ये एलिगेशन था कि रिस्पोंडेंट जाके सबसे कंफर्म कर रहे थे कि उनकी जर्सी के लिए क्या अप्रोप्रिएट साइज है। तो आई थिंक कंप्लेनेंट ने उनको ये बोला कि XXL मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल रहेगा। रिस्पोंडेंट सबके सामने हंसे और उन्होंने ये बोला कि मुझे नहीं लगता कि ये XXL तुम्हारे लिए सही रहेगा, व्हाई डोंट यू टेक योर कोट ऑफ और मैं मेजर करके देखता हूँ एंड देन वी विल गो अहेड विद द लॉजिस्टिक्स ऑफ गेटिंग द जर्सी फॉर यू। अब ये कंप्लेंट जब इंटरनल कमेटी के पास आई तो सबसे बड़ा पॉइंट रिस्पोंडेंट ने ये रखा कि चलो मैं एक बार के लिए मान भी लूं कि ये स्टेटमेंट मैंने बोली, एट द एंड ऑफ द डे इट इज बॉडी शेमिंग, राइट? इसमें सेक्सुअल टोन क्या है, राइट? मैंने कोई छेड़छाड़ तो नहीं करी उनके साथ, मैंने कोई सेक्सुअल जोक तो नहीं पास किया, मैंने सिर्फ उनकी साइज पे कमेंट किया, अगर किया भी तो कमेटी ने उनकी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक्चुअली बोला कि बॉडी शेमिंग शायद इनअप्रोप्रिएट है कोड ऑफ कॉन्डक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज स्टिल अ मिसकॉन्डक्ट, बट वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, राइट? अब कंप्लेनेंट ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं थी इस आउटकम से, तो उन्होंने अपील किया, एंड अपील में जो अथॉरिटी होती है लॉ में, यूजुअली लेबर कोर्ट वगैरह होते हैं उसके लिए, तो उनका भी यही व्यू था कि हाँ बॉडी शेमिंग इज कंडेमनेबल बट इट्स नॉट सेक्सुअल हरासमेंट, राइट? बट जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया, उनका डिफरेंट व्यू था। उन्होंने ये बोला कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक औरत के साथ बॉडी शेमिंग करते हो तो उसका एक बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, राइट? वी टेंड टू सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई विमेन, तो ये बॉडी शेमिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। अगर यहाँ पे एक आदमी होता तो शायद ये मेजरमेंट वाली बात इतनी आगे तक जाती भी नहीं, तो कहीं ना कहीं हम विमेन को बहुत सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई भी कर रहे हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के डोमेन में फॉल करता है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये मैटर थरली इंक्वायर होना चाहिए, और उन्होंने ये मैटर वापस इंटरनल कमेटी को दे दिया कि आप इसको अच्छे से इंक्वायर करो। सो अब कुशल, मेरा यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है बताना कि बॉडी शेमिंग सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं, इट इज स्टिल अ ग्रे एरिया, बट द पॉइंट इज दैट कई बार ये चीज़ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है इंटरनल कमेटी के लिए कि जब उनके पास कंप्लेंट आई है तो वो सिंपली उस कंप्लेंट को उठा के उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकते। उनका पहला जॉब है ये असेस करना कि प्राइमा फेसाई कंप्लेंट को देखते हुए वो एक सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट लग रही है कि नहीं लग रही है। सपोज अगर किसी औरत पे उनके सीनियर ने जोर से चिल्लाया सबके सामने, अब शाउटिंग मे बी अगेन अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट इशू, बट एंड कुड बी हैरेसमेंट ऑल्सो अगर ये रिपीटेड तौर पे हो रहा है, लेकिन ये सेक्सुअल हरासमेंट है वो जरूरी नहीं है। अगर चिल्लाने के दौरान उन्होंने कोई ऐसे वर्ड्स यूज करे हों जिनमें सेक्सुअल अंडरटोन है तो बात अलग है, लेकिन चिल्लाना अपने आप में
हरासमेंट हो सकता है बट सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है. तो एज अ वुमन ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका अप्रोप्रिएट फोरम क्या है. इज इट इंटरनल कमिटी? और वो तभी होगा अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट क्लेम कर रहे हो. इफ इट्स जस्ट हैरेसमेंट विच इज ऑल्सो सीरियस इनफ, आपका देन रिकोर्स होता है कि जो ऑर्डिनरी डिसिप्लिनरी कमिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे तरह के मिसकॉन्डक्ट देखती होगी, आप फिर उनको रीच आउट करोगे. सो वो डिस्टिंक्शन इवन एक वुमन को भी समझना होगा. एंड इंटरनल कमिटी की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई और तरह की कंप्लेंट नहीं इंक्वायर कर सकते. उनको लॉ ने एक बहुत स्पेशल टास्क दिया है विच इज टू ओनली लुक इनटू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. सो वो एक डायमेंशन कई बार लोग मिस कर देते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और इंटरनल कमिटी जो है लाइक कितने मेंबर्स होते हैं एंड हु डिसाइड्स कौन रहेगा ये इंटरनल कमिटी में? सो लॉ के हिसाब से तो आपके मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए. बट हम हमेशा जब कंपनीज को एडवाइस करते हैं पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप एक ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स रखिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऐसे मैटर्स में यूनानिमस ओपिनियन होना ज़रूरी नहीं है. सो एटलीस्ट आपका एक मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी निकले, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आपकी ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स हों. बट अगर आप लॉ को देखोगे तो उसमें मिनिमम 4 लोग होने ज़रूरी हैं, जिनमें से 50% हैव टू बी विमेन. आपका उस कमिटी का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो भी एक सीनियर वुमन एम्प्लॉय होनी चाहिए. अब कई ऑर्गेनाइजेशंस में तो सीनियर वुमन एम्प्लॉय ही नहीं होती हैं, तो लॉ ने एक एक्सेप्शन भी क्रिएट किया है कि ऐसे में आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से सपोज आपकी कोई एक और एक सिस्टर कंसर्न है ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उनसे भी सीनियर वुमन एम्प्लॉय को ले सकते हो और उनको अपॉइंट कर सकते हो एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. एक पॉइंट और है यहाँ पे कि 1 पर्सन हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल मेंबर, और वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिनका एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद दीज इशूज और द कॉज ऑफ विमेन जनरली. तो यूजुअली आप एनजीओज वगैरह से किसी को एंगेज करोगे, या फिर लॉयर्स लाइक मी जो इस तरह के इश्यूज हैंडल करते हैं, सो आप उनको एक्सटर्नल मेंबर बना सकते हो. एंड इसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट का पूरा जो केस है अभी, ये वर्क प्लेस जो डेफिनेशन है इस पे भी थोड़ा मेरे को डीप डाइव करना था. तो अभी जैसे कोई एक फर्म है, लाइक कॉर्पोरेट है, कोई भी एक जहाँ पे एंटिटी है, इज इट मैंडेटरी कि ये प्रेमाइसेस के अंदर ही होना चाहिए, या तो अगर कोई जैसे ऑफिस पार्टी है उसके लिए बाहर चले गए एवरीवन, वहां पर भी हुआ तो विल इट स्टिल फॉल अंडर सेक्सुअल हरासमेंट, और हाउ इज इट डिफाइंड कि कौन, मतलब कहाँ पे हुआ तो इट फॉल अंडर सेक्सुअल हरासमेंट? सो कुशल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और अगेन इस पे कई बार एम्प्लॉयर्स सही तरह से मैटर को अप्रिशिएट नहीं कर पाते. लॉ ने वर्क प्लेस को एक बहुत वाइड डायमेंशन दिया है. आपकी जो 4 दीवारी है ऑफिस की, उसमें ही कोई इंसिडेंट हो वही रिपोर्ट हो, ये इंटेंशन नहीं है लॉ का. एट द एंड ऑफ द डे एनीथिंग विच इज़ वर्क रिलेटेड, एनीथिंग विच इज़ डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आ सकता है. सो अगर आप किसी सेमिनार में जा रहे हो अपनी एक फीमेल कलीग के साथ, वहाँ पे आपने कुछ ऐसा एक्शन किया विच इज़ अनवेलकम बाय हर एंड विच इज़ ऑफ सेक्सुअल नेचर, तो इवन दो वो ऑफिस प्रेमाइसेस के बाहर हुआ है, वुमन कैन स्टिल रिपोर्ट दैट बिफोर द इंटरनल कमिटी. कई बार बहुत नुआंस केसेस भी आते हैं हमारे पास, जहाँ पे कोई सेमिनार में आप इन द कोर्स ऑफ वर्क नहीं जा रहे हो, बट कई बार एक प्राइवेट पार्टी में ही आप जा रहे हो, एंड बंच ऑफ कलीग्स ने मिलके कोई पार्टी कर दी और उसमें आप जा रहे हो, राइट? और वहाँ पे कुछ अनवारंटेड बिहेवियर हो जाता है. तो ऐसे में कमिटी के लिए डिसाइड करना कि वर्क प्लेस के अंदर हुआ है नहीं, दैट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. तो उसमें कुछ कोर्ट डिसीजंस ऐसे आए हैं जिसमें कोर्ट ने बोला है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक्ट वर्क प्लेस में नहीं हुआ या वर्क रिलेटेड इवेंट में नहीं हुआ, मगर वो ऐसा एक्ट है जो आपका वर्क एनवायरनमेंट खराब कर सकता है, उसका इम्पैक्ट अगर वर्क प्लेस पे आएगा, तो भी वो इंटरनल कमिटी को देखना चाहिए. सो अब यहाँ पे प्राइवेट पार्टी में कुछ हुआ तो आप आर्ग्यूएबली बोल सकते हो कि ये वर्क प्लेस के बियॉन्ड हुआ है इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द टर्म. लेकिन कल वही 2 लोग वापस साथ में काम करेंगे एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट एन इनकंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द वुमन इफ दैट इज प्रूवन टू हैव हैपेंड. सो इम्पैक्ट आपका वर्क प्लेस पे फील हो रहा है तो इट इज स्टिल समथिंग जो इंटरनल कमिटी को देखना चाहिए. दे कांट सिंपली इग्नोर दैट. सो उस तरह के केसेस आए हैं कुशल, बट अगेन इट्स नॉट अ वेरी सेटल्ड पोजीशन, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एज अ कमिटी कि आप सीधे ब्रश साइड नहीं कर दो अगर आपको इस तरह की कोई कंप्लेंट मिलती है तो. कोई एग्जांपल्स है ऐसे आपके दोनों के एक्सपीरियंस में, ऐसे केसेस के जो वर्क प्लेस के एक्चुअली बाहर हुआ था बट स्टिल इट वाज अंडर द परव्यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? So
एक लीडिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी जो है उसके एक काफी सीनियर एम्प्लॉय के खिलाफ एक लगभग जैसी सिचुएशन दीक्षा ने बताई। कुछ कोलीग्स आफ्टर ऑफिस आवर्स ओवर अ वीकेंड वो लोग किसी तीसरे कोलीग के घर पे कोई हाउस पार्टी थी तो वो लोग वहां चले गए एंड वहां पे लॉट ऑफ ड्रिंक्स एंड यू नो अदर स्टफ हैपेंड एंड देन अराउंड 2 or 3 at night दिस पर्सन, ये जो एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट जो इस केस में है, वो निकलने लगे और उनसे रिक्वेस्ट किया जो महिला थी कि आप मुझे ड्रॉप कर देंगे, मेरा घर जो है रास्ते में पड़ता। अब जब वो उनको ड्रॉप करने जा रहे थे कुछ बातचीत और कुछ हरकतें वैसी हुई जिसपे शी ऑब्जेक्टेड टू एट अ लेटर डेट, उन्होंने जो है वो कंप्लेन फाइल कर दी। तो इसमें ये वाला सवाल, इट्स अ ऑनगोइंग केस, बट उसमें ये सवाल बेसिकली उठा कि क्या, क्योंकि एक्यूज की तरफ से पहली बात जो उन्होंने कही वही थी जो दीक्षा ने कही कि दिस इज नॉट वर्क प्लेस, वी आर मीटिंग इन अ कंप्लीटली personal setup, this is not professional setup at all, just because there happened to be some colleagues there, not everyone was a colleague in the first place, just because some of them are colleagues shouldn't be a reason to treat this as a workplace. So it may not be an incident of harassment or sexual harassment, but that is a question जो आप बाद में उस पे आएंगे। पहले आपको ये सेटल करना है कि आपकी जो इंटरनल कमेटी है जिसने उनको शो कॉज नोटिस इशू किया था, तो उन्होंने पहले उसको चैलेंज किया कि आपका यहाँ पे जुरिस्डिक्शन या अथॉरिटी बनती भी है इस केस में जाने की कि नहीं। तो मामला अभी बेसिकली विचाराधीन चल रहा है, ये है। दूसरा एक और केस था जिसमें अभी ये खासकर हम पोस्ट कोविड बहुत देख रहे हैं इस तरीके के केसेस, जहां पे लॉट ऑफ इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं किसी अमेरिका की संस्था के लिए या किसी दूसरी संस्था के लिए, और मोस्टली जो इंटरेक्शन है वो वर्चुअली हो रहा है। अब उसमें दो तरीके के इशू आ जाते हैं। कई बार इट एक्सीड्स बियॉन्ड द वर्क आवर्स एंड पीपल टेंड टू call each other on WhatsApp or you know might end up having a life beyond strictly the work life. तो ऐसी सिचुएशन में कई बार कुछ ऐसी चीजें बोल दी जाती हैं, कुछ इमोजीज शायद शेयर कर दिए जाएं जो कि उस मतलब which may constitute sexual harassment अगर उनको एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में देखा जाए। तो ऐसे भी मुद्दे हैं जहां पे वर्क प्लेस की डेफिनेशन जो है वो अपने आप में इशू बन जाती है। और उसमें एक दूसरा इशू आ जाता है कुशल, कल्चरल सेंसिटिविटी का। अब जो अमेरिका में एक आदमी बैठे हैं या लेडी जो है, उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत अलग है हमारे यहाँ की कल्चरल सेंसिटिविटी से। तो कंसेंट का जो दायरा है या मायना है वो भी बड़ा अलग हो जाता है। तो ये बड़े पेचीदे केस हो जाते हैं डील करने के लिए, जो हमारी इंटरनल कमिटीज भी हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो संस्थाएं हैं या तो उनके पास इंटरनल कमेटी है नहीं, या अगर इंटरनल कमिटीज हैं भी तो वो इक्विप्ड नहीं है इन चीजों को डील करने से। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है सरकारी जो संस्थाएं हैं, उसमें भी आपकी काफी संस्थाएं हैं जहां पे इंटरनल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं है, या जहां पे कॉन्स्टिट्यूटेड है वहां पे इट इज नॉट एज पर द लॉ। सो जब गवर्नमेंट खुद आज तक 12 साल हो गए हैं कानून को आए हुए, नहीं कर पाई है, तो I mean, बहुत उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कितना ये सवाल आपने बहुत जरूरी पूछा है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादातर इंटरनल कमिटीज जो हैं वो खुद भी इक्विप्ड होती हैं इस तरीके के सवालों को आंसर करने के लिए। हाँ, जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो दीक्षा जैसे क्वालिफाइड लोगों के पास जा सकते हैं एडवाइस के लिए, बट स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मान लीजिए 30, 35, 40 लोग काम कर रहे हैं, या जिनका स्केल उतना बड़ा नहीं है, या they cannot afford, or sometimes even if they can afford they are not advised properly, तो वो इस पे नहीं जो है प्रॉपर गाइडेंस ले पाते हैं। और जरूरी भी नहीं है, ऐसा कानून में कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि एक वकील होना ही चाहिए आपकी इंटरनल कमेटी में। वो प्रेफरेबल है, डिजायरेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार 4 लोग बैठे हैं और उसमें से किसी को भी कानून की जो जानकारी है नहीं है। तो ये हम इस पे कर सकते हैं विचार की व्हाट इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स वर्क स्पेस, बट एक्चुअल में ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक पीपल आर वेरी इल इक्विप्ड, द पीपल इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग दीज सिचुएशंस आर वेरी इल इक्विप्ड
to answer these questions. एंड दिशा, आपने बताया था कि 80% ऑफ द केसेस यूजुअली जेन्युइन तो नहीं होते आपके पास जो आए थे. Yeah. तो इसमें एक तो कोई एग्जांपल्स है आपके पास जो बेसिकली जेन्युइन थे ही नहीं बट उन्होंने क्यों कंप्लेन लॉन्च की? एक आपने एग्जांपल दिया था कि बिकॉज प्रमोशंस अगर नहीं मिलते तो यूजुअली फाइल कर देते, बट कोई एग्जांपल है ऐसे केसेस का कि आपके पास आया और आपको पता चल गया कि ये जेन्युइन तो है ही नहीं? क्या हुआ था? कुछ अभी बहुत रिसेंटली इनफैक्ट मैंने एक केस हैंडल किया था जहाँ पे एक कंप्लेनेंट ने अपने काफ़ी एक सीनियर बॉस को उसके उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी थी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. उन्होंने ये बोला था कि मेरा बर्थडे था और मुझे स्वीट्स देने थे सबको, तो मैं अपने सीनियर के केबिन में गई और उनको स्वीट्स तो मैंने दिए बट मैंने उनके पैर भी छुए, और जब मैं पैर छू रही थी तो उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़ा और मुझे गाल पे किस करा. और ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी बिफोर द कमिटी. एंड रिस्पोंडेंट ने हमारे सामने वो एक्चुअली काफ़ी शॉक में थे टू इवन गेट अ कंप्लेंट लाइक दिस. apparently he's had a very good record in the organization. Everybody respects him a lot. And वो काफ़ी घबराए हुए थे. तो पहले तो उन्हें कंफर्ट देना अपने आप में एक चैलेंज था, बिकॉज वो एक मेंटर के तौर पे अपने आप को देखते थे विज़-अ-वी दैट वुमन. जब हमने इंक्वायरी चालू करी, क्योंकि आपको एज एन इंटरनल कमिटी जब आप किसी इंक्वायरी को इनिशिएट करते हो, ऑल यू नीड टू सेटिस्फाई योरसेल्फ विद इज दैट looking at the complaint, it appears to be a case of sexual harassment. It appears. It's not established yet. वो तो इंक्वायरी के थ्रू होगा. तो आपको बस इतना ही सेटिस्फाई करना होता है एंड देन यू प्रोसीड विद द इंक्वायरी. सो इंक्वायरी के टाइम हमें बहुत कुछ मालूम चला. एक चीज़ हमें मालूम चली कि ये जो कंप्लेनेंट थी ये बहुत सारे अपने पर्सनल मैटर्स रिस्पोंडेंट के सामने रखा करती थी. जैसे उनके कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, तो वो कई बार रिस्पोंडेंट की उनको रिक्वेस्ट किया करती थी कि आप फाइनेंशियली मेरी हेल्प करो. अब ये जो रिस्पोंडेंट है ये खुद ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं, तो फिर भी उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि एक पर्सनल लोन अवेल कर सकें ऑन बिहाफ ऑफ द वुमन, बिकॉज वो खुद नहीं अरेंज कर पा रही थी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लोन. सो रिस्पोंडेंट उनकी मदद कर रहे थे, बट एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे, और हमने चैट्स देखी हैं काफ़ी, व्हाट्सएप चैट्स उनके बीच में, जहाँ से ये निकल के आ रहा था कि कंप्लेनेंट बहुत परसिस्टेंटली उनको बोल रही थी कि आप अभी तक मेरी मदद नहीं कर पाए हो, मैं सुसाइड कमिट कर दूंगी अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो. तो इस तरह के कांस्टेंट उनको थ्रेट्स आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे. उसके अलावा एक और एक ये चीज़ हुई कि जब उस औरत ने कंपनी ज्वाइन करी थी, उस टाइम पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस लेटर दिखाया था अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें ये लिखा था कि उनका काफ़ी अच्छा करियर रहा है इन दैट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. टर्न्स आउट कि उन्होंने वो फोर्ज किया हुआ था एक्सपीरियंस लेटर. एंड जस्ट द डे व्हेन दिस इंसिडेंट अलेजिडली हैपेंड, उसी दिन वो एक्चुअली रिस्पोंडेंट के पास गई थी बहुत ही डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में कि करंट कंपनी को मालूम चल गया है कि उन्होंने फोर्जरी करी है इन दैट एक्सपीरियंस लेटर. एंड शी वॉज फियरिंग कि अब तो कंपनी उसको नौकरी से निकाल देगी. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया रिस्पोंडेंट को कि मैंने आपके साथ इतना टाइम यहाँ पे काम किया है और आपको पता है मेरी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स क्या हैं. द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी इज टू एंश्योर कि ये मैटर ब्रिंग अप नहीं हो या ये एस्केलेट ना हो. तो अभी तक रिस्पोंडेंट बहुत उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट इस मैटर पे ही रियलाइज कि अब अगर मैं कुछ मदद करूँगा यहाँ पे तो आई एम ऑल्सो डूइंग a fraud on the company, right? I'm also hiding things from the company. तो उन्होंने मना किया. I'm sorry, मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी रिपीटेड रिक्वेस्ट से, और मैं अब और नहीं इसको टॉलरेट कर सकता. I will not be able to help you. And within an hour, she files a complaint of sexual harassment. So ये पूरा इंक्वायरी के टाइम हमें चीज़ें काफ़ी निकल के आ रही थी. ये व्हाट्सएप चैट्स हमें रिव्यू करने पड़े. हमने काफ़ी डेस्परेट कॉल्स जो कंप्लेनेंट ने करी थी टू द रिस्पोंडेंट ऑन द सेम डे, वो हमने देखे. और हमने ये भी देखा कि हाउ क्लोज दोज कॉल्स वर टू द ईमेल दैट हैड कम फ्रॉम द कंपनी HR टू हर, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हमें ऐसा मालूम चला है कि आपने एक्सपीरियंस लेटर फॉर्ज किया था. तो सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए कुशल
हमने एक सर्कमस्टांसेस के थ्रू ये चीज अंडरस्टैंड करी. अगेन डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, राइट, ऑफ द इंसिडेंट, बट थ्रू दीज सर्कमस्टांसेस वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी अगेन ऑफ दिस हैपनिंग वाज लेस देन इट नॉट हैपनिंग. एंड सो अल्टीमेटली जो इंटरनल कमेटी थी उन्होंने बोला कि ये एक इनकन्क्लूसिव मैटर है, हम इसमें नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है. तो उस आदमी की जॉब तो सेव हो गई थी इन दैट मोमेंट, बट सब्सिक्वेंटली कंपनी ने उनको भी निकाल दिया था फॉर द रीजन दैट उन्होंने पर्सनल लोन के लिए काफ़ी, एक तरह से देखा जाए तो आउट ऑफ द वे जाके वो हेल्प कर रहे थे. देयर वर चैट्स फाउंड जहाँ पे वो कंपनी एचआर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सी इफ यू कैन हेल्प हर, एंड कंपनी एचआर बोल रहा था कि सी यू नो दैट शी इज नॉट क्वालिफाइड टू अवेल सच अ सिग्निफिकेंट लोन. बट उन्होंने एक दो बार रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज सी इफ यू कैन हेल्प हर. तो वो चीज़ एक निकल के आई कि वो अपने पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे टू सॉर्ट ऑफ गेट सम हेल्प फॉर द वुमन. तो उस बेसिस पे कंपनी ने उनको सब्सिक्वेंटली निकाल दिया था. सो बट बिकॉज दिस वाज अ फॉल्स कंप्लेंट आउट एंड आउट, सो कंप्लेनेंट की भी जॉब गई और रिस्पोंडेंट की फॉर अदर रीजंस गई. सो इट वाज क्वाइट एन अनफॉर्चुनेट मेसी केस, बट इट शोज कि डेस्परेट टाइम्स में लोग किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एंड कौन सी इंडस्ट्री होगी, लाइक कौन सी इंडस्ट्री में हुआ था? ये एक ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन बिजनेस में. काफ़ी टाइम से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है इंडिया में, एंड वहाँ पे ये चीज़ हुई. सो इट वाज क्वाइट एन अनफॉर्चुनेट केस. एंड ऐसा कोई ये है कि आपके एक्सपीरियंस में जितने भी केसेस है कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बार केसेस देखने को मिले वर्सेस सम अदर इंडस्ट्री, ऐसा कुछ है? कुशल, ऑनेस्टली ये बहुत ही इंडस्ट्री एग्नोस्टिक चीज़ है. मेरे पर्सपेक्टिव से आई वुड से कि मैंने इक्वल नंबर ऑफ केसेस देखे हैं कमिंग फ्रॉम आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, और उतना ही मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हुए देखे हैं. द काइंड ऑफ इश्यूज मे बी वुड बी डिफरेंट. जैसे स्टार्टअप्स में मैंने यूजुअली ये देखा है कि फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट उतना नहीं होंगे, बट कई लोग बहुत डिफरेंट वेरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, उन्हें पता नहीं है कि कोई जोक सेक्सिस्ट हो सकता है, तो दे आर क्रैकिंग सेक्सिस्ट जोक्स विज़-अ-वी देयर फीमेल कॉलीग. तो उस तरह के केसेस आपको स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से ज़्यादा दिखेंगे rather than actual physical forms of sexual harassment. Whereas जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होते हैं, जहाँ पे ओवरऑल sophistication, overall educational profile of the employees may not be as as significant, तो वहाँ पे हमने ये देखा है कि आपको physical forms of sexual harassment भी noticeable होंगे. But again, I'm not drawing any conclusions, just sharing what I've seen so far. एंड इसमें डेफिनेशन क्या है लॉ के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट? आपने बोला कि अगर कोई जोक्स भी पास कर रहा है तो वो भी आ सकता है सेक्सुअल हरासमेंट में, नॉट नेसेसरली फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट. सो हाउ डू यू डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट? सो अगेन सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन काफ़ी वाइड है. इनफैक्ट लॉ में इंस्टेंसेस भी दिए हुए हैं कि दिस कुड बी अ वर्बल इंस्टेंस ऑल्सो. तो जैसे मैंने बोला कि आप सेक्सिस्ट जोक पास कर रहे हो, इवन दैट सेक्सुअल इनुएंडोज जहाँ पे आप विमेन को एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, बट इन वेरी सटल टर्म्स, राइट. जैसे मैंने एक केस देखा था जहाँ पे दो आदमी एक औरत के बारे में बात कर रहे थे, बट दे वर इक्वेटिंग दैट वुमन टू अ क्रिकेट फील्ड जहाँ पे प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर प्लेइंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो शी वाज इक्वेटेड टू अ क्रिकेट प्लेग्राउंड. नाउ ऑन द फेस ऑफ इट, इफ यू आर रिव्यूइंग अ कंप्लेंट लाइक दैट, आई मीन अ कॉन्वर्सेशन लाइक दैट, सो आपको लगेगा कि looks like two men are talking about a certain sport that they like, but धीरे धीरे जब आप उस पूरी कॉन्वर्सेशन को पढ़ोगे आपको रियलाइज होगा कि इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट. सो सेक्सुअल इनुएंडो बोलते हैं इस तरह के सिनेरियोज को, तो इवन दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट. एंड फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट तो डेफिनेटली कवर होते हैं डेफिनेशन में. बट देन आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो अभी इसमें डिफाइन कैसे हो? लाइक फॉर एग्जांपल, इफ लेट्स से one male colleague does a handshake with a female colleague and that is maybe like a strong handshake, whether this will also amount to sexual harassment or not, iska kya answer hoga? Kushal, this may or may not be, because again आपका conduct किसी तरह का sexual overtones दिखाना चाहिए for it to be sexual harassment. So the manner in which you did that handshake, है ना, आपने किसी तरह से उनको देखा या कुछ आपने वर्ड्स एक्सचेंज करे इन द कोर्स ऑफ दैट हैंडशेक, वो भी इवैल्यूएट होगा. बट हैंडशेक इटसेल्फ, बिकॉज इट्स
an acceptable way of greeting your colleague, it per se would not be sexual harassment. So आप ये surrounding circumstances देखोगे to understand कि actually में क्या हुआ था and whether it constitutes sexual harassment or not. यहाँ पे कुशल जहाँ हैंडशेक की हम बात कर रहे हैं, even that, मान लीजिए while you're shaking hands, you're also in a way say gently massaging a person's hand, or maybe जैसे आपने कहा कि आपने थोड़ा strongly you were holding the person's hand, or maybe you feel that the other person is now ready to let go, because handshake is supposed to be what, 2 seconds, 3 seconds, but it's been 10 seconds and they're holding on to your hand unless the person like abruptly pulls away. तो वहां पे भी आप कह सकते हैं कि शायद ये इसमें सेक्सुअल ओवरटोन्स हैं. एंड ऐसे हुआ है कोई केसेस, मतलब Not particularly that I'm aware of, but this kind of situation can also, to my mind, be. यहाँ पे आपको ये भी समझना जरूरी है कि you have to look at things from the victim's perspective. Yeah. Do they feel harassed? Many a times you might not have the intent to harass. जैसे दीक्षा ने वो पिच वाली बात कही, हो सकता है 3 लोग बैठ के बात कर रहे थे, उसमें जो तीसरा आदमी था उसकी कोई इंटेंशन वैसी नहीं थी, या probably that third person, if 3 guys are discussing about a woman और उस तरीके की बातचीत हो रही है, तीसरा आदमी जो है वो हाफ वे आया है कन्वर्सेशन में, वो था नहीं वहां पे, तो उसकी शायद इंटेंशन नहीं होगी, एंड ही माइट हैव जॉइंड इन ऑन द कन्वर्सेशन एंड प्रोबब्ली टेकन इट टू अनदर लेवल without understanding what the context was. Yeah. Okay, so then he'll have to prove that I did not have any intent and all, which may not matter, because so far as the woman is concerned, she will feel harassed, and that's what the law is trying to address. Fair. In both of your experiences, like what has been the most shocking case of sexual harassment, and आपको ये केस लगने में ऐसा लगा कि this was totally unexpected, and क्या रिजल्ट आया फिर वो केस में? कुशल, fortunately, unfortunately, that case, like you're saying, for me is a case which was not handled under POSH law. Okay, even though it fell squarely within the contours of this particular law. ये काफी जगजाहिर केस है, जिसमें एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो कुछ संस्थाएं चला रहे थे, और उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाली एक महिला जो है वो वहीं पे हॉस्टल में रहती भी थी, उनके साथ बहुत एक्सप्लिसिट सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो किया गया था, लाइक देयर वर मसाजेस एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ व्हिच हैड हैपेंड, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन. मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो आपकी कानून जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देता है कि जिसके सुपरविजन में, कंट्रोल में जो है संस्था है, तो ही बेसिकली वॉज दैट पर्सन. अब क्योंकि ये इतने पावरफुल इंसान थे, लड़की ने काफी टाइम तक इस पे कोई जो है कार्रवाई नहीं की या इसको कुछ कंप्लेन नहीं की. एक पॉइंट पे आ जाके आई थिंक इट बिकेम इनफ वेयर शी पोस्टेड इट ऑन सोशल मीडिया, एंड देन इट गॉट वेरी सेंसेशनलाइज्ड. इट केम फ्रॉम अ स्टेट जहां पे शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी वैसी थी कि there were doubts where she worried for her safety. तो वो वहां से जो है अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ दूसरे स्टेट चली गई अपनी सेफ्टी के लिए. उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कुछ कोलीग्स ने मिलके, मतलब क्योंकि हम ये देख रहे थे द होल थिंग प्लेइंग आउट इन मीडिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये सोशल मीडिया पे डाल दिया था विक्टिम जो थी, तो we were genuinely concerned that safety of the girl may be compromised. तो हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो थी वो दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली उसमें प्रोटेक्शन ग्रांट करके लड़की को सीधा जो जिस स्टेट में वो गई थी वहां से पुलिस प्रोटेक्शन में अपने पास बुलाया. उसमें उनसे जज जो है पर्सनली मिले भी, एंड कुछ ऑर्डर्स पास किए. उनके परिवार को, जो लड़की का परिवार था, बिकॉज सेफ्टी गोज टू पीपल यू आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल्सो, तो उनको भी जहाँ पे भी वो रहते थे वहां से उनको दिल्ली बुलाया गया. दिल्ली में उनके रहने का बंदोबस्त किया गया, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, और उसके बाद ये मैटर जो है जो हाई कोर्ट को फॉर सम रीजन कोर्ट को ऐसा उचित लगा तो उन्होंने हाई कोर्ट के पास ये मैटर भेज दिया. और ये जो थे इसमें अक्यूज्ड एंड रिस्पोंडेंट वो जेल भी गए इस केस में,
कन्विक्टेड नहीं थे क्योंकि केस अभी भी चल रहा है, लेकिन कन्विक्शन के बाद की जेल अलग होती है। जब आपके खिलाफ एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो उस टाइम पे भी आपको कस्टडी में लिया जाता है। पहले पुलिस कस्टडी में आप रहते हैं, फिर जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सैडली वो एक टाइम के बाद उनको बेल मिल गई और वो बाहर आ गए। और इस दौरान लड़की पे एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने कुछ पैसे एक्सटॉर्ट करने की जो है कोशिश की थी। एक बहुत बड़ी रकम जो है वो मेंशन की गई। And then I believe the girl was arrested, and so it played out like a very sad drama, which is still going on. And these are the kind of matters where everyone associated with the weaker party gets threatened. Lawyers also faced threats, personal threats, and all sorts of pressures that you can possibly imagine. And despite the fact that this is a matter which completely played out in public glare, the matter that the topmost court, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने खुद इसका कॉग्निजेंस लिया था, उसके बावजूद मतलब इस तरीके का कुछ कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर हुआ कि आप बहुत पावरफुल लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पे it also becomes not just a matter of skill as a lawyer to be able to do matters like that, but also like courage, whether you are willing to personally put yourself in the way of harm, and that harm I don't want to like put words to it, but काफी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो कुशल, ये मैटर मैंने खुद हैंडल नहीं किया था, बट अगेन इट्स समथिंग दैट यू विल बी एबल टू सी इन द पब्लिक डोमेन। बहुत इस मैटर के बारे में बात हुई है, जर्नलिज्म फील्ड से रिलेटेड है ये, जहाँ पे एक औरत ने एक आर्टिकल लिखा था ये बताते हुए कि एक जॉब इंटरव्यू के दौरान एक काफ़ी सीनियर एडिटर ने उनके साथ छेड़छाड़ करी थी। एंड उन्होंने इसके बारे में आर्टिकल में लिखा, और बहुत टर्न्स आउट कि बहुत सारी विमेन जो उस एडिटर के साथ इंटरेक्ट करती थी, काम करती थी, उन्होंने भी इस तरह के इंसिडेंट्स देखे थे in the past, or they had suffered from that. And somehow the institution, and it's quite sad to say कि कहीं ना कहीं government involved थी इसमें, but the institution kind of supported that man because obviously he was a star editor. And in fact it so happened कि जो इंक्वायरी करनी थी उनकी कंप्लेंट में, उसको वो एक तरफ हो गई पूरी, और उसको तो किसी ने देखा ही नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड उनके अगेंस्ट क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल हो गया, एंड उस मैटर को फिर उन्होंने सालों साल झेला, दैट कंप्लेनेंट, एंड उन्होंने फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को ब्रिंग अप किया, एंड सुप्रीम कोर्ट वाज द वन दैट अल्टीमेटली गेव हर द रिलीफ कि हाँ उनको एक्विट करना चाहिए फ्रॉम दिस क्रिमिनल डेफेमेशन मैटर, एंड दिस मैन वाज एक्चुअली डूइंग व्हाट वाज अलेज्ड अगेंस्ट हिम। सो because of the time span in which all of that happened, also the fact that senior leadership was actively trying to suppress this complaint, वो सब I think मुझे देख के बहुत unfortunate और बहुत shocking लगा कि अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। There is absolutely no sensitivity around this. So that I would say was quite disturbing for me, in addition to all the unfortunate cases I get to see on a daily basis. इसमें कुशल एक चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, मतलब जो दीक्षा ने कहा, मेरे भी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, काफी बिजनेसेस जो कि वन मैन शो या एक परिवार चला रहे हैं, तो उसमें अब आपकी जो इंटरनल कमिटी है आर नेसेसरीली बेसिकली सबऑर्डिनेट्स। अगर the member of the owner family or like the owner himself is involved in a situation like this, then this law I don't think is equipped to address that kind of situation. And I think more often than not काफी cases होते हैं ऐसे भी जहाँ पे ये होता है, और मेरे को लगता नहीं है कि उन cases में लोग कंप्लेंट भी करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये चीज शायद बहुत क्लियर रहती है कि यहाँ पे आपको कोई इंसाफ या न्याय नहीं मिलेगा, तो अनलेस आप पुलिस के पास या कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं तो आप शायद अपना रेजिग्नेशन टेंडर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं देन परस्यू दिस। और ऐसा कभी हुआ है कि
ये कोई केस में लाइक मेन के अगेंस्ट लाइक सेक्सुअल हरासमेंट हुआ एंड देन ही हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, ऐसे कभी हुआ है कोई केस में? सो कुशल, एक पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी वो ये है कि पॉश एक्ट का डोमेन बहुत ही लिमिटेड है. अगर आप लॉ का पूरा नाम देखोगे तो इट सेज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. सो लॉ का इंटेंशन ये है कि जो विमेन फेस करती हैं सेक्सुअल हरासमेंट, वो उस तरह की कंप्लेंट्स ही इंटरनल कमेटी इंक्वायर करे और उनको जस्टिस दे. तो एंड देयर इज of course a historical context to it. Vishakha case is that context. So इसीलिए law का domain बहुत limited है. तो एक तरह से देखा जाए तो मेल और इवन ट्रांसजेंडर्स के लिए फॉर दैट मैटर कोई रोबस्ट लॉ नहीं है जो वर्क प्लेस रिलेटेड हैरेसमेंट को केटर कर सके. सो अल्टीमेटली ये मैटर्स एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट इशू बन जाते हैं. सो हर कंपनी में एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी होती होगी अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल कमेटी, एंड वो फिर अगर ये मैटर इसको मेरिट का समझती है तो वो दे विल टेक इट अप और दे मे नॉट. कई बार डिसिप्लिनरी कमिटीज होती ही नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, राइट. इट डजंट हैव द सेम सैंक्टिटी जो एक इंटरनल कमिटी की होती है, बिकॉज इंटरनल कमिटी तो लॉ नहीं है आपको बोल दिया बनाने को, राइट. बट जो डिसिप्लिनरी कमिटी है वो एम्प्लॉयर का डिस्क्रेशन होता है कि वो फॉर्म करें नहीं करें टू डील विद दीज अदर केसेस जो पॉश एक्ट के अंदर नहीं आते. तो एक तरह से बहुत सारे तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे फोरम ही नहीं होता फॉर द मैन टू कंप्लेन. दूसरी चीज़ ये है कुशल कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत कम केसेस देखे हैं ऑफ मेन रिपोर्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, नॉट बिकॉज दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम इट बट बिकॉज जब वो अपने फ्रेंड्स में सबसे पहले कन्फाइड करते हैं तो उनके दोस्त ही हंस पड़ते हैं उन पर कि अरे तुम एक औरत को हैंडल नहीं कर पाए एंड हाउ कुड यू जस्ट लेट हर डू दिस, राइट. तो मैस्कुलिनिटी पे ही इतना क्वेश्चन आ जाता है कि फिर उनको लगता है कि उनका और एक वो लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में इफ दिस मैटर इज रिपोर्टेड. तो कई बार तो वो उसी स्टेज पे ही मैटर को पॉज कर देते हैं, दे डोंट एक्चुअली प्रोसीड विद एनी कंप्लेंट. तो ऐसे मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे इनफैक्ट एम्प्लॉयर वांट्स टू सपोर्ट द पर्सन बट वो खुद मैटर नहीं परस्यू करना चाहते हैं. क्या हुआ था वो केस में, इफ यू रिमेम्बर? सो उसमें ये था कि द वुमन वाज एक्चुअली द रिपोर्टिंग मैनेजर ऑफ दिस मैन और वो ये पूछ रही थी एक बार एक ओकेजन में इस आदमी से कि यू नो तुम सिंगल हो फॉर सो मेनी इयर्स, हाउ डू यू satisfy your physical needs, तुम इतने घंटे यहाँ पे काम करते हो, just let me know if you want to talk about it. So ये इंसिडेंट अपने आप में एक काफी uncomfortable experience था and in the course of several days I think she constantly pursued with it and I think he had confided in one of his own friends कि मेरे साथ ऐसा हुआ है and उन लोगों को लगा कि वो मजाक कर रहा है या एक जोक के तौर पे ये चीज डिस्कस कर रहा है, तो दे वर लाफिंग इट ऑफ. तो उनको ये लगा कि मेरे दोस्त अगर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो जब कमिटी के पास जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं मुझे वीक समझेंगे इवन एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय. सो या आई थिंक ही डिसाइडेड टू नॉट गो अहेड विद दैट. एंड इसमें अगर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई विक्टिम है जो भी सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ हुआ है, तो व्हाट इज लाइक द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर देम टू फाइल अ कंप्लेंट? उन्होंने क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? लाइक उनके साथ हो गया है तो स्टेप 1, 2, 3 ये सब करना चाहिए अगर उनके साथ होता है तो. सो आई थिंक अजय ने इस पॉइंट को ब्रीफली कवर किया था कि ये प्रोसेस एक बहुत टाइम बाउंड प्रोसेस है, राइट. एंड देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस ऑन द कंप्लेनेंट जब वो एक कंप्लेंट फाइल कर रही हैं, जैसे कि वर्बल कंप्लेंट्स आर नॉट एंटरटेन अंडर द लॉ, अनोनिमस कंप्लेंट्स आर ऑल्सो नॉट एंटरटेन अंडर द लॉ. सो लॉ एक्सपेक्ट करता है कि जो कंप्लेनेंट है वो एक आइडेंटिफाइबल पर्सन है, जो उनकी कंप्लेंट है वो भी डॉक्यूमेंटेड है. क्योंकि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने होते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो रिस्पोंडेंट है उनके पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो एक डिटेल्ड कंप्लेंट को अपने सामने देखें, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को देखें और उस पर अपना पक्ष रख सकें, राइट. तो वो कब रख पाएंगे? जब उनके सामने एक डिटेल्ड कंप्लेंट है और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टू कमेंट ऑन द सेम, राइट. सो
इसीलिए लॉ कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखती है, जैसे कि लिमिटेशन पीरियड. सो आपको ये एक तरह से इंश्योर करना चाहिए कि इफ यू वांट टू टेक एक्शन, you do that within a specified time frame. So जैसे कि अजय ने मेंशन किया कि 3 months is the original timeline. कभी-कभी circumstances को ध्यान में रख के इंटरनल कमिटी another 3 months के लिए उस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं. So आप जो अपनी रिटन कंप्लेंट बना रहे हो, ensuring that the what, the when and the where are properly captured in that complaint, वो important है. So आप clearly mention कर रहे हो कि इंसिडेंट इस टाइम पे हुआ था, which is basically couple of days from the time you are reporting. So आप limitation को भी ध्यान में रख रहे हो, limitation period को. So वो चीज मेंशन करना कि ये कब हुआ, क्या हुआ exactly. तो आप सिर्फ इतना अगर लिख के छोड़ देंगे कि मेरे साथ sexual harassment हुआ है, तो that is not going to take you anywhere as far as the inquiry process is concerned, right? So you have to also describe what happened. क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इंटरनल कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे पहले ये सर्टेन करना कि ये सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट है या नहीं. सो इफ दे डोंट नो व्हाट इंसिडेंट शी इज रिपोर्टिंग अबाउट, they will not be able to make that assessment, right? So mentioning what happened is also important, and where happened, because again workplace का wide dimension है, but इतना भी नहीं है कि वो completely private incidents को भी एक तरह से cover कर रहा है जिसका कोई impact whatsoever है नहीं in the organization. So you have to be mindful that when you are preparing that complaint, these aspects are properly covered. कई बार women इस चीज को तो ensure कर लेते हैं, but जो forum जिसको वो reach out कर रहे हैं वो सही नहीं होता. They often reach out to the HR, right? But आपको ये समझना पड़ेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर शब्दों में बोल चुका है कि इंटरनल कमिटी ही इन कंप्लेंट्स को देख सकती है. No other body in the organization can look into these complaints. So आपकी कोई ethics committee होगी, आपकी HR की कोई committee होगी, none of them can actually look into this complaint. So reporting it to the right forum is also important. So ये आपके कुछ first few steps हैं जो आप करेंगे. Obviously internal committee के पास जैसी complaint आएगी, they will make the assessment कि हाँ ये sexual harassment का complaint है. They will try to maybe ask you further questions अगर उनको लगता है कि कुछ incidents बहुत adequately described नहीं है. So they'll probably have a meeting with you, and they will assist you in having a detailed perspective documented. जब वो process हो जाएगा, then internal committee की responsibility है to forward that complaint to the respondent, and respondent अपना point of view रखेंगे. And then the entire inquiry process starts where both parties get a chance to cross-examine each other, ask each other questions, so that दूसरे पार्टी के जो वर्जन ऑफ इवेंट्स हैं उनमें आप लूप होल्स आइडेंटिफाई कर पाओ और उसको कमेटी के सामने रख पाओ. सो एक पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है फ्रॉम द टाइम व्हेन बोथ पार्टीज प्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स डेफिनेटली यही हैं कि अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द एलिगेशन. डू यू थिंक दैट दिस इज समथिंग व्हिच कैन कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट? देन आइडेंटिफाइंग द राइट सेट ऑफ पीपल टू रीच आउट टू, and having a well documented complaint to support your stance, because you need to realize कि कई बार आपके पास जब evidence नहीं होता है तो यही complaint और यही जो आपकी description है, they will go a long way in helping you with the inquiry. तो ये हो गया फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव. नाउ आल्सो टॉकिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव, जो एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव है. तो जो पॉश पॉलिसी जो बनानी होती है, तो उसमें आई एम श्योर लाइक यू वुड आल्सो बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स लाइक मेक दैट पॉलिसी. तो क्या स्टेप्स या क्या पॉइंटर्स है उनको दिमाग में रखने चाहिए व्हाइल कॉन्स्टिट्यूटिंग द पॉश पॉलिसी? So Kushal, again a very important question, because मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस, आई वुड से 95% एटलीस्ट, जो स्टैट्यूट को वर्बैटम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसको पॉश पॉलिसी का नाम दे देते हैं. तो जैसा लॉ में लिखा है, जो डेफिनेशंस उसमें लिखी हैं, आपने वैसी की वैसी कॉपी पेस्ट कर दी और पॉलिसी तैयार हो गई आपकी. तो अगेन जो अजय पॉइंट कर रहे थे कि अगर आप कस्टमाइज नहीं करोगे अपनी पॉलिसी को, अगर आप समझाओगे नहीं कि सेक्सुअल हरासमेंट कब है कब नहीं है, आपने सिंपल डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो लोग कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये मैटर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर फिट होता है नहीं होता है, राइट? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत कैजुअली एक कमेंट पास कर देते हैं कि अरे ये भी PMS कर रही होगी, इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ, राइट? नाउ दिस इज अ प्योर सेक्सिस्ट कमेंट, बट इट नीड नॉट बी सेक्सुअल हरासमेंट.
right? So understanding those nuances is important. अब पॉलिसी में आप सारे एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल्स तो नहीं मेंशन कर सकते हो, बट एटलीस्ट कुछ पर्सपेक्टिव दो बियॉन्ड द डेफिनेशन दैट कैन हेल्प इन फ्रॉम योर एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिसी किस चीज को कवर कर रही है, राइट? सिमिलरली द पॉइंट अबाउट हैविंग अ प्रॉपर कंप्लेंट, ये भी कोई मेंशन नहीं करता. लॉ में सिर्फ इतना लिखा है कि आपको एक रिटन कंप्लेंट फाइल करनी होती है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पॉलिसी आल्सो मेंशंस. बट एग्जैक्टली रिटन कंप्लेंट में क्या होना चाहिए, हाउ डू यू गाइड अ वुमन इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट, वो मेंशन नहीं होता है पॉलिसी में. सो मैं यूजुअली जब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ तो आई वर्क टूवर्ड्स इंश्योरिंग कि जहाँ भी आप गाइडेंस दे सकते हो अपने एम्प्लॉइज को, आप वो चीज़ करो. वर्क प्लेस, द क्वेश्चन दैट यू मेंशन टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि क्या चीज़ वर्क प्लेस है क्या नहीं है, द इम्पैक्ट फैक्टर कुशल जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ अ प्योरली प्राइवेट इवेंट, these aspects also need to be captured either in the policy or through your trainings. So definitely I would say कि policy को customize करना is a fact that you have to keep in mind, but organizations often don't do that. So can you give some examples of कि आप जब गाइडेंस की बात कर रहे हो तो आप भी जब पॉलिसी बनाते हो तो 2-3 पॉइंटर्स आप क्या डालने बोलते हो कि हाँ ये तो डालो ही आप? Can you give examples of some pointers? Yeah, so for example, workplace, right? So workplace में usually obviously हम जो definition है POSH Act की, सबसे पहले तो वही mention करते हैं. But then in furtherance of that हम नीचे कुछ examples भी देते हैं जहाँ पे हम ये explain करते हैं कि even virtual forms of communication, right? अगर उस दौरान आप MST पे कोई meeting कर रहे हो, उस दौरान कुछ होता है, तो even that is something जो आपके physical confines में शायद नहीं हो, but it would still constitute workplace, right? तो एक example हमने उसका ऐड कर दिया. सिमिलरली हम जो प्राइवेट इवेंट की बात कर रहे थे, सो उसमें वी विल नॉट गिव अ व्यू इन द पॉलिसी इटसेल्फ कि ये तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ही है, बट हम एक पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर सकते हैं कि इवन एन इवेंट लाइक दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन इवेंट हैपनिंग एट द वर्क प्लेस इफ द इम्पैक्ट फैक्टर इज मेट. सो वो गाइडेंस आप ऑलवेज प्रोवाइड कर सकते हो व्हेन यू आर लिस्टिंग आउट दीज डेफिनेशंस इन द पॉलिसी. तो दीक्षा, आपने बताया स्टार्टअप्स के साथ भी आप काफी एक्टिवली काम करते हो ऑन देयर पॉश पॉलिसीज एंड ऑल, एंड आपने पहले बताया था कि स्टार्टअप्स में यूजुअली केसेस आर मोर ऑन द वर्बल केसेस एंड ऑल. तो ऐसा कौन सा लाइक वियर्डेस्ट केस था कोई स्टार्टअप के थ्रू कि आपने जो डील किया, एंड कैसे डील किया था आपने? सो अगेन आई थिंक जो मैं आपको केस बता रही थी सेक्सुअल इनुएंडोज, राइट, वो एक ऐसे ही किसी स्टार्टअप में हुआ था जहाँ पे देयर वर 2 ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स इन द कंपनी, और वो व्हाट्सएप पे किसी एक वुमन के बारे में बात कर रहे थे. एंड अगेन लाइक आई सेड, इक्वेटिंग हर टू अ क्रिकेट प्लेग्राउंड एंड डिस्कसिंग कि basically how active her sexual life has been by talking about different players coming and playing in that playground, right? So उस केस में initially जब वो complaint file हुई थी because a woman found out about these conversations because somebody was part of that group and who didn't like that, and उन्होंने जाके बताया about these conversations to the woman. तो जब ये complaint आई तो initially ऐसा हुआ कि somehow कुछ chats वगैरह delete कर दिए गए थे जैसे ही उन लोगों को मालूम चला कि अब ये मैटर ऑफिशियली टेकन अप हो चुका है एंड एविडेंस के तौर पे यही व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन सामने आएंगी. तो उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशंस डिलीट कर दिए हैं, और ये जो एक इंडिविजुअल थे जो उस ग्रुप का पार्ट थे और जिन्होंने एक्चुअली कंप्लेनेंट को बताया था, तो उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं रखे थे एज सच. He just was concerned with the kind of conversation that was going on. उन्होंने जाके कंप्लेनेंट को बता दिया. सो ऐसे केस में बहुत डिफिकल्ट हो गया था कुशल कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि दिस इज एक्चुअली नॉट अ स्पोर्ट रिलेटेड कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बट एक्चुअली वन दैट इन्वॉल्व्स सेक्सुअल इनुएंडोज. तो फिर अल्टीमेटली हमें काफ़ी सारी विमेन जो उन लोगों के साथ काम करती थी उनसे हमने बात करी, और उन्होंने हमें बताया कि इस तरह के जोक्स बहुत आमतौर पे ये लोग क्रैक करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड थ्रू दैट वी वर able to connect the dots and sort of come to this conclusion कि this was actually a case of sexual innuendos. So WhatsApp conversations actually बहुत tricky चीज़ हो जाते हैं कई बार. WhatsApp से भी एक स्टेप आगे है Telegram.
हमने कई बार देखा है कि टेलीग्राम में इस तरह के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन विच आर अनकंफर्टेबल टू हर, एंड टेलीग्राम हैज दिस डिसअपियरिंग मैसेजेस फीचर जो कि 10 सेकंड में मैसेज को डिसअपियर कर देता है. व्हाट्सएप स्टिल आई बिलीव हैज 24 आवर्स अ टाइम फ्रेम, बट टेलीग्राम में 10 सेकंड में, इवन बिफोर यू कैन एक्चुअली स्क्रीनशॉट द कॉन्वर्सेशन इज गॉन. सो ऐसे में if the conversation itself was the only evidence, how do you tackle that as an internal committee? So ये कुछ incidents मैंने देखे थे which were weird, which were also very unfortunate because जो evidence इतना helpful हो सकता था, it didn't turn out to be helpful eventually. तो एविडेंस की अगर बात करें तो आपने बताया व्हाट्सएप चैट्स आर कंसिडर्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट Absolutely. ऑफ लॉ. तो क्या क्या चीजें एविडेंस मानी जाती है और क्या क्या चीजें एविडेंस नहीं मानी जाती, इस पे कुछ है लॉ में? एब्सोल्युटली. सो कुशल, एक चीज इम्पोर्टेंट जो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि जो आपके एक्चुअल कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, आपके सिविल केसेस वगैरह जो होते हैं, उसमें जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट करके एक लॉ है, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको सेटिस्फाई करने होते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फर्निश कर रहे हो, बिकॉज it needs to be authenticated कि वो conversation, वो electronic piece is actually genuine, right? It's valid. तो वो कुछ requirements आपको fulfill करनी होती हैं, right? But the good point about POSH Act is that courts ने ये चीज़ appreciate किया that this is an internal disciplinary process. Yes, कुछ powers दी गई हैं internal committee को which are similar to that of a court, but it's not a court proceeding at the end of the day. So जो rules of evidence हैं वो काफ़ी relaxed हैं when it comes to POSH Act proceedings. तो अगर आप कोई WhatsApp conversation produce कर रहे हो internal committee को, तो वो जो standards आपको prove करने होते हैं कोर्ट में कि it's an authenticated, electronic piece of evidence, it complies with Information Technology Act, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है. That WhatsApp conversation can be taken on the face of it also. Of course, अगर आप देख रहे हो कि complainant एक सिर्फ excerpt share कर रहे हैं of a WhatsApp conversation, तो इंटरनल कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वो पूरा चैट बैकअप एक तरह से मांगे ताकि ये समझ में आए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो कॉन्वर्सेशन हो रही है, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? सो ये भी नहीं हो कि कंप्लेनेंट सिर्फ उस पार्ट को शेयर कर रही है जो उनके नैरेटिव को सूट करता है. सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल कमिटी रिक्वायर करें कि चैट बैकअप इज ऑल्सो प्रेजेंटेड, जो कि कई बार होता भी नहीं है, बट देन यू हैव टू ट्रेड विद कॉशन व्हेन यू आर evaluating these evidences. But अगर आप मेरे से पूछोगे कि evidence क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, all of this can be evidence. In fact, मैंने जो आपको सबसे पहले incident बताया था about the pantry, so वहाँ पे भी कोई CCTV कैमरा था नहीं, कोई देखने वाला नहीं था. But ultimately what helped the woman was the fact that somebody not even in the confines of that space noticed her after the incident had already happened, और उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि वो बहुत डिस्ट्रेस सिचुएशन में थी. सो आप एक कोर्ट प्रोसीडिंग में देखोगे तो शायद ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की उतनी वैल्यू हो या ना हो, बट एक पॉश प्रोसीडिंग अगर चल रही है, एक इंटरनल कमिटी इवैल्यूएट कर रही है, वहाँ पे इवन दिस मैटर्स अ लॉट. इवन आपके जो कैरेक्टर विटनेसेस होते हैं जो ये corroborate कर सकते हैं कि हाँ, दिस पर्सन is actually capable of making statements like these, right? तो even that kind of evidence matters, जो कि कई बार and Ajay I think better placed होंगे to discuss this, कि कई बार आपके civil criminal matters में शायद उतना value नहीं हो जितना इन type के evidence का posh committee के proceedings में हो सकता है. So evidence के तौर पे you have all these pieces to help you, but at the end of the day you need to make a judicious use of it. Yeah. Like something I'd like to add here, just to add a bit to what Diksha said. जो कोर्ट है, कोर्ट में थ्रेशोल्ड जो होता है प्रूव्ड, जो कहते हैं कि हाँ जी केस प्रूव हो गया हमारा, वो थ्रेशोल्ड थोड़ा हाई है. और उसमें इसलिए भी है क्योंकि वहां पे एक पूरा प्रोसेस अलग है, दैट्स अ डिफरेंट सिस्टम. जजेस जो हैं वो आपके लीगली ट्रेन्ड हैं एविडेंस को वेट करने में, लॉयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. दिस इज ये जो आपका पॉश का जो इंटरनल कमेटी की इंक्वायरी है, इसमें यू कैन वर्चुअली से दैट दीज आर ले पीपल, ले पर्सन्स जो कि बैठ के ये चीज कर रहे हैं. तो जो जैसे कि अभी
कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसमें आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होती है। यहाँ पे आप इंडियन एविडेंस एक्ट को बेसिकली नहीं पिक्चर में लेके आते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा लो हो जाता है। दूसरी चीज चैट्स की जो दीक्षा ने बात की, आज की डेट में डीप फेक हैज बिकम एन इशू। तो यहाँ पे कुछ केसेस हमने देखे वेयर समवन had received say some texts or some pictures on WhatsApp etc. They got so disgusted they deleted the whole thing, deleted the entire chat altogether maybe. Now in today's day and age where you through deepfake you can reconstruct or basically create a completely alternate version of it, और क्योंकि आपकी पॉश कमेटी की जो इंटरनल कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स है इसमें मापदंड या थ्रेशोल्ड वो नहीं है जो कोर्ट में होता है। कोर्ट में अगर आप मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हैं, कोई एक पेज प्रिंट करके दे रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें आपको बकायदा एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये मैंने जो स्क्रीनशॉट है ये इस डिवाइस से लिया है, इसके ये स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं की गई है, कुछ भी उस तरीके की गड़बड़ नहीं की गई है। और अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट को अगर संदेह हो तो कोर्ट आपको वो ओरिजिनल डिवाइस लाने के लिए बोल सकता है, दिखाने के लिए बोल सकता है। पर ऐसा जो है, जितनी मेरी समझ है, ये इंटरनल कमेटी की प्रोसीडिंग्स में नहीं होता है। तो काफी आई थिंक इन कमिंग डेज वी विल सी दिस हैपनिंग मोर एंड मोर, वेयर पीपल विल ट्राई टू डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब ये इन प्रोसीडिंग्स में ये जो फॉर्जरी की जाएगी इस तरीके की, how that will be dealt with under the main laws. I haven't looked at that aspect, but इस तरीके के भी issues जो हैं, I think will surface. Thank you so much. It's absolutely been a pleasure. I mean, Kushal, I think there were a lot of things which probably I hadn't thought of myself. I got to learn a lot from Diksha today. So it's been a pleasure, and I mean your questions were also really insightful. Yes. So we also got to basically just go down our memory lane and look at things probably in a different perspective, and I think I'm better off having had this conversation and interaction. So thank you. Likewise. Thank you so much, Kushal. Really means a lot to us. Thank you so much, both of you, once again. I've literally, I need to thank both of you because this has been one of the most sensitive topics I've touched upon in my entire podcasting journey, and the way both of you have educated the entire audience, and the way we have spread awareness between everyone, I think that is something which is of utmost importance. So special thanks to both of you for Thank doing you this. so much, Kushal. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, wow. I put on few inches. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.